आपकी पूरी जर्नी में अभी तक की ऐसे कौन से सैक्रिफाइसेस किए या ऐसे कोई त्याग जिसका रिजल्ट आपको सालों बाद देखने मिला हो? ऐसा तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि एवरेस्ट की जर्नी में ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखा है कि किसी चीज़ के लिए अगर आप एक बार संकल्प ले लेते हैं, हुँ, तो वो श्योर है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट ही बिल्कुल। देगा। माउंट एवरेस्ट क्यों? वो हर माउंटेनियर का ड्रीम होता है क्योंकि वो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है, यस। तो हाईएस्ट पीक पर पहुँचना। और भी बहुत सारे आपने सबमिट्स किए हैं यस। व्हिच इज़ इक्वली वेरी डिफिकल्ट। जी। तो आपने अपने आप को फिज़िकली, मेंटली कैसे प्रिपेयर किया इसके लिए? फिज़िकली सबको ऐसा लगता है कि अगर कोई जिम में वर्कआउट करे या रनिंग करे तो वो माउंटेन क्लाइंब कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम माउंटेन पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद समझ में आता है कि ये फिज़िकली तो है, लेकिन अगर फिज़िकली 20% होगा, 80% अच्छा। पूरा पूरा माइंडसेट का गेम रहता है। कहते हैं सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, और आज की हमारी एक ऐसी ही गेस्ट है हमारे साथ जो जांजगीर चांपा से है। वो एक लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने सपने को एक्चुअल में जिया है और खुद पहाड़ों तक पहुंचे हैं। 22 मई 2026 8,850 मीटर के ऊंचे पर्वत पर तिरंगा लहराकर सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं पूरे देश का इन्होंने गर्व हासिल किया है और नाम किया है। इस पर्वत माउंट एवरेस्ट की समिट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ जिगर और टैलेंट नहीं, बहुत सारी कुर्बानियाँ भी करनी पड़ती हैं। उन्होंने सबको हासिल करने के लिए पहले एवरेस्ट के पहले अपने आप को जीता। आज मिलते हैं हम अमिता श्रीवादी से। वेलकम टू ट्रैवल एट 7 गेयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहला सवाल कि शायद हर इंसान के मन में जो आ ही रहा होगा कि जी। माउंट एवरेस्ट क्यों? माउंट एवरेस्ट ये इसलिए क्योंकि कोई भी अगर पढ़ता है नर्सरी क्लास 1 से, तो हर किसी का सपना होता है कि वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में पीएचडी करे। तो माउंट एवरेस्ट इज लाइक अ पीएचडी इन माउंटेनियरिंग। वो हर माउंटेनियर का ड्रीम होता है क्योंकि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यस। तो हाईएस्ट पीक पर पहुंचना। तो क्योंकि मेरा तो यही था, मे बी सबका यही हो। तो कब कब से था आपका ये ड्रीम, या कब आपको ऐसा लगा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है? हाँ, बचपन से हम बहुत साधारण माहौल से ही आए हुए हैं, तो मेरा मन था कि मैं थोड़ा भीड़ से हटके थोड़ा काम करूं, और मेरे नाम से मेरे परिवार और मेरे जो जिला है, मेरे हाँ। प्रदेश है, उसको जाना जाए। क्योंकि हम हम्म। बचपन से पेपर में पढ़ते थे बहुत सारा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से आते थे। हमारा जो प्लेस था वो बहुत बड़ा, हम बड़ी सिटी में नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा नहीं था, तो हम रायपुर भिलाई के ही बारे में पढ़ते थे। हम्म। तो मुझे लगता था कि जांजगीर चांपा से क्यों उसका नाम पेपर में नहीं आता कि जांजगीर चांपा से कोई किसी ने कुछ किया है। तो मुझे लगता था कि मेरे वजह से या मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मेरे जगह को मेरे नाम से जाने। लेकिन यस। मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक दिन अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करूंगी। अब मुझे अच्छा लगता है कि यस। छत्तीसगढ़ की बेटी कहलाती हूँ तो इस विषय में। ग्रेट मैम। मैम, आप छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जगह चापा यस। से बिलोंग करते हैं, जी। और जहाँ पे आपके बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में या चापा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे माउंटेनिंग की कोई चीज़ें हो हम्म। जी। या फैसिलिटी हो। यस सर। उसके बाद भी आपने एवरेस्ट समिट का प्लान किया। जी। तो ऐसी कौन सी बात मैम वहाँ रह के आपको ऐसा हिट की कि आज अब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही चढ़ना है? माउंट एवरेस्ट चढ़ने का एक और मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं एक नेशनल प्लेयर रही हूँ मार्शल आर्ट में। ओके। तो उसके बाद मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया शायद, क्योंकि जिस जगह से मैं आती हूँ उस जगह से बहुत ज़्यादा एकेडमी या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर सके। तो मैंने यही सोचा, मेरी एक सहेली है क्षमा सिंह राजपूत, मैंने उनसे बात किया कि क्षमा मुझे ऐसा करने का मन है, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग मुझे शुरू से पसंद था, रनिंग वगैरह जैसे करना तो चैलेंजिंग है और इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, तो बस मुझे यही चीज़ भा गई माउंटेनियरिंग की। लोग एवरेस्ट सबमिट में देखते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। यस। सो क्या आप प्लीज शेयर करेंगे कि वो क्या क्या चैलेंजेस जो आपने फेस किए? जी। अ, किसी भी किसी भी लोगों के लिए, सभी के लिए ऐसा होता है कि लक्ष्य निर्धारित करना तो श्योर है कि बैठ के हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि 1 साल बाद मैं इस जगह पे हम्म। रहूँगी या मुझे ऐसा करना है। लेकिन अपने ड्रीम
का जो बनावट है या जिस अपने ड्रीम को हम अपने माइंड में आकृति देते हैं, उसे हम तब तक पा नहीं सकते जब तक हमें बहुत सारी चीज़ों का या हम त्याग को अपनाएंगे नहीं। इसलिए मैं इतना सारा चीज़ सैक्रिफाइस नहीं कहूँगी, क्योंकि सैक्रिफाइस ना हमारे मेहनत का एक हिस्सा होता है। जब तक हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, शायद खुशी हमें उतने अच्छे से महसूस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको सैक्रिफाइस का नाम नहीं लूँगी, इसको मैं मेहनत का ही पार्ट मानूंगी। और भी बहुत सारे आपने सबमिट्स किए हैं यस विच इज़ इक्वली वेरी डिफिकल्ट। जी। तो आपने अपने आप को फिजिकली मेंटली कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? फिजिकली सबको ऐसा लगता है कि अगर कोई जिम में वर्कआउट करे या रनिंग करे तो वो माउंटेन क्लाइंब कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम माउंटेन पे पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद समझ में आता है कि ये फिजिकली तो है, लेकिन अगर फिजिकली 20% होगा, 80% अच्छा। पूरा पूरा माइंडसेट का गेम रहता है। हमें ये सिखाया गया है एडवांस कोर्स में कि हम माउंटेन्स पे जब क्लाइंबिंग शुरू करते हैं तो हमें ऊपर नहीं देखना होता है। ऊपर ओके। इसलिए नहीं देखना होता है क्योंकि अगर हम एक बार हाइट को देखते हैं तो हम माइंडली रूप से थकने जैसा फ़ील करते हैं कि इतना ऊपर है कैसे चढ़ूँगी। तो अगर वो थॉट एक बार दिमाग में घर कर गया तो फिर फिज़िकली कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, वो मुश्किल हो जाता है चढ़ना। तो फिज़िकली तो जो मेरा रनिंग और जिम ऐसा था, उसके अलावा भी मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से अगर हम एक बार चढ़ गए तो फिर फिज़िकली हो ही ईज़ी हो जाए। जाता है। मैम इसके माउंट एवरेस्ट के पहले भी आपने जैसे यूटी कांगड़ी, यस। किलिमंजारो, जी, इसके अलावा भी आपने कुछ सबमिट्स किए हुए हैं। जी। मैम उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने कौन-कौन से सबमिट किए हैं और सबसे अच्छा सबमिट कौन-सा था आपका? हमने जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी, बेसिक और एडवांस के टाइम पे, तो मैंने वेस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम में 2 पीक्स मैंने क्लाइंबिंग किया था, जो 17600 था और एक 1800 था हुँ। फीट्स में। और उसके बाद मैंने 2019 के बाद 21 में अफ्रीका का सबसे ऊँची चोटी है माउंट किलिमंजारो, किलिम 5895 मीटर जिसकी हाइट है। वो विश्व में 5वें नंबर की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो मैंने पिक किया। वो मेरा नेशनल रिकॉर्ड था क्योंकि इंटरनेशनल वीमेन डे के दिन मैं वहाँ पर वाह! फतह करने का वाह! मैंने सोचा था। तो वो मुझे अच्छा लगा था, वो मेरे सबसे बेस्ट था वो वाला सबमिट। वो सबमिट से जुड़ा एक किस्सा भी है, जब हम रात के समय निकल रहे थे, रात को 11 के आस-पास हम हुँ। निकले, मेरे साथ मेरा गाइड था। तो मैं चलते-चलते बहुत थक गई थी, तो जब मैं पीछे पलट के देखी तो थोड़ा-सा गोल्डन गोल्डन कलर में दिखा, मुझे लगा सनराइज़ होने वाला है क्योंकि थक गए थे तो, और हुँ, हुँ। ठंडा भी बहुत था, -31 के ऑलमोस्ट था उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा था कि अगर सनराइज़ हो जाए तो थोड़ा ठंडा कम होगा ऐसा। तो मैं पीछे पलट के देखती तो मुझे वैसा गोल्डन कलर का दिखाई दिया, तो मैंने अपने गाइड से कहा कि सनराइज़ हो रहा है क्या? और मैं एकदम खुश हो गई थी। तो बोले कि नहीं, ये सन नहीं है, दिस इज़ मून। फिर मेरा खुशी खत्म कि अभी तो ठंडा और लगना है और ऊपर जाना है ऐसा करके। तो ये एक जुड़ी कहानी है। किलिमंजारो के बाद मैंने 2022 में यूटी कांगरी किया। हुँ। यूटी कांगरी करने का जब मैंने किया ना, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला वहाँ। हम 8 से 9 लोग थे हमारी टीम में और उस टीम को लीड मैं ही कर रही थी। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था माउंटेनियरिंग फील्ड में टीम लीड करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने बेसिक का जो कोर्स किया था उसमें भी मैं रोप लीडर बनी थी और हमारे टीम को बेस्ट रोप का ओके। इनाम मिला इनाम था। मिला था, ग्रेट। तो उसके बाद फिर ये वाला मौका 2022 में मिला, 2019 के बाद फिर मैंने लीड किया। तो जब हम जा रहे थे, बस समिट से 50 कदम की दूरी पर थे, तब बड़ा सा एवलांच आ गया। तब सारे लोग अब आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन क्योंकि लीड मैं कर रही थी हुँ। तो थोड़ा अहम फैसला लेना था। तो वहाँ पर फिर फैसला लेने से पहले मैंने गाइड शेरपाओं से बात किया कि अब कैसे करेंगे, जाना है कि नहीं। तब शेरपाओं ने पॉइंट टू पॉइंट बोला कि अगर हम जाते हैं इतना बड़ा एवलांच को क्रॉस करके या देखने के बावजूद, तो हम नहीं बोल सकते कि हम सारे के सारे हुँ। बैक होंगे अलाइव। तब उस टाइम पे फैसला लेना मुश्किल था, क्योंकि सबमिट को देखते हुए वो ऐसा चीज़ था कि जिस चीज़ के लिए हम इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं वो मिलने वाला है। वो बस हम उसको छूकर वापस आ रहे हैं, हुँ। ऐसा था। लेकिन
फैसला तो मुश्किल था लेकिन हमने वही लिया कि हम सबके सब बैक होंगे सिर्फ अच्छा। सबमिट से कुछ दूरी पर। तो यहाँ से मैंने सीखा कि एक सफल पर्वतारोही वही है जो जिंदा वापस आ सके। वो लेसन मैंने सीखा यस, वहाँ पर। ग्रेट मैम। तो ये मैम आपने सिर्फ कुछ 50-500 200 बस। कदम के आसपास यस, आपने ये यस। सबमिट को आपने जिसके लिए आप जा रहे थे उसको जी, आपने छोड़ के वापस जाने जी, का फैसला लिया। जी, जी। और ये बहुत हार्ड फैसला होता है किसी के लिए भी माउंटेनियरिंग जी, जी, जी। कि वो सबमिट करने के इतने नज़दीक से करीब होने वापस के आए। बाद। जी, ये करने के बाद, ये डिसीजन के बाद आप वापस जब आ गए, जी। उसके बाद 10 से 15 दिन हुँ। जो थे उसके बाद के, जी, जी, जी। उसमें उसके बारे में बताइए कि आपने उसको कैसे फेस किया? वो कई सारे समय तो ऐसे रहते थे कि बस जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा, इतनी तैयारियां की, इतना दूर हम आए घर से, ऐसा सारा कुछ सोचा, फिर एक मन में सैडनेस अपने आप घर कर जाती है, लेकिन हमने सोचा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम वहाँ जाकर अपने साथियों को लॉस कर लेते तो हुँ। वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती वो घड़ी। तो कम से कम वो कोई लॉस नहीं हुआ वहाँ, उससे तो ठीक ही है कि हम वहाँ से वहाँ वापस आ से गए। वापस आ वापस आ गए। गए। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वेरी और करेक्ट। कुछ समय के बाद वापस किसी और सबमिट के लिए तैयारी रेडी। करके रेडी येस। होके वापस साथ में जाके सबमिट कर सके। जी, जी, जी। वो डेफिनेटली, ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, था। डेफिनेटली। मैम कोई भी सबमिट या कोई भी माउंटेन हमको जी। क्लाइंब करके कॉन्कर करना हो तो उसके लिए सिर्फ फिटनेस ही इम्पोर्टेंट नहीं है। येस। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि हेल्थ जी। हमारा मेंटलिटी किस कैसे तैयार कर रहे हैं हम अपने आप को, जी, जी, जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को तैयार करते हैं। जी। तो आके आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटी है हुँ, हुँ, हुँ। जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जी। और आपने कैसे किया उस जी। क्वालिटी को तैयार? मैं सच बताऊँ तो माउंट एवरेस्ट जाने से पहले या कोई भी माउंटेन क्लाइंब करने से पहले, मैंने आज तक कभी भी उस माउंटेन के बारे में डिटेल्स या किसी भी चीज़ को मैंने यूट्यूब पे या गूगल पे कभी नहीं देखा है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि हम इतने दिन से तैयारी करते हैं किसी भी माउंटेन को, या जैसे मैंने किया माउंट एवरेस्ट की को क्लाइंब करने के लिए, अगर एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ भी माइंड पे घर कर गई ना तो वो बहुत मुश्किल होता है उससे उबरना। उबरना। हाँ, तो मैंने कभी भी सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया उसके बारे में कभी भी जानने के लिए। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं, सर हैं हमारे जो हमारे साथ जाते हैं, मैं उनको फ़ोन करके पूछती थी कि सर मैंने ऐसा-ऐसा तैयारी किया है और चाहिए तो बोलो ऐसे करके। तो मैंने कभी भी बोलने का सार ये है कि नेगेटिव चीज़ें अगर एक बार घर कर गई ना तो मुश्किल होता है। तो ये अपने आप को मोटिवेट रखना और नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं लाना वो ज़रूरी है। और फिजिकल अगर कोई फिट हो सकता है, लेकिन अगर एक बार माइंडली अगर वो मानसिक रूप से थोड़ा मुश्किल अगर हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है क्लाइंबिंग करना। तो यही इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल रूप से तो कोई भी हो सकता है फिट, लेकिन मानसिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक बातें करते हैं, वो बहुत ज़रूरी नेगेटिव होता एनर्जी है। देते हैं। यस, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहना हुँ। पड़ता है इसके लिए। और एक बार अगर हम किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में आकार देते हैं कि ठीक है मैं सबमिट किया, मैं ऐसे जाऊँगी, ऐसा करके धीरे-धीरे जैसे हम मैप यूज़ करते हैं, सेम अपने लाइफ़ के बारे में भी लोगों को मैप यूज़ करना चाहिए कि हम अभी जिस स्थिति में हैं, उसके बाद ऐसा कंडीशन होगा, ऐसी कंडीशन में जाएँगे, हुँ। तो सब चीज़ सब चीज़ पॉसिबल है। हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं, यस, उस रास्ते के लिए आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। जी। लेकिन अगर आपको किसी ने आगे बोल दिया कि इस रास्ते में शेर आता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि हर हर चैलेंज को सामना करने की जगह आप सिर्फ़ शेर को सामना करने के लिए तैयार बिल्कुल, करते हैं अपने बिल्कुल। आप को। जी, जी, जी। और बाद में वहाँ पता चलता है कि शेर तो नहीं मिला, लेकिन भालू मिल गया, उसके लिए तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे अच्छा हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, जी, चाहे वो शेर हो या भालू, हम अपना रास्ता पकड़ेंगे जी, और हम उस चैलेंज को कैसे भी जी। करके सबमिट, मतलब ये मैंने अलग एग्ज़ाम्पल दे दिया हाँ, हालाँकि, नहीं लेकिन ठीक, सही, सही। कि हम वो सबमिट कवर करेंगे। कमर तो करेंगे। जी। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली दैट्स ग्रेट मैम। जैसे आजकल ऐसा हो गया है कि सपने बहुत ही छोटे हो गए हैं। इवन बहुत सारे रिसोर्स को लेके एक्सक्यूज़ेज़ देने लगे हैं या छोटे शहर का एक्सक्यूज़। तो क्या कभी कोई पॉइंट पे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आया कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं बस अब मुश्किल है या अब मुझसे नहीं हो पाया? या फिर उस टाइम में आपने कैसे अपने आप को हैंडल किया, मैनेज कर लिया? अ, शायद मेरे ट्रेनिंग के टाइम से या जब से मैंने सोचा कि ऐसा करना है,
ये सब जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जो हम्म। सपना देखा था मैंने, वो सपने देखने से पहले मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी एपीजे अब्दुल कलाम जी की, विंग्स ऑफ फायर, अगन की उड़ान। उस Yes. पुस्तक में लिखा था कि सपने कभी छोटे नहीं देखने चाहिए, है ना, सपना हमेशा बड़े देखो और हर सपना पूरा होता है। बस उसमें हमें याद रखना चाहिए कि हमने उस सपने के लिए कितना मेहनत किया है और कितना समर्पित हुए हैं। तो ये पुस्तक मैं पढ़ी थी और उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो सिंपल सा कभी पेपर का वर्क करते थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। हम्म। और एक चीज़ और है कि मैंने भले ही मैं छोटे जगह से आती हूँ, छोटे राज्य या छोटे शहर से, मैंने अपने आप को कभी भी किसी बड़े खिलाड़ी से ही कंपेयर किया है, क्योंकि जो Okay. उनके पास है, जो मेहनत वो कर सकते हैं, तो वो मैं भी कर कर सकती सकते। हूँ। तो मुझे किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि मैं ये इस चीज़ को नहीं कर सकती हूँ। और कई बार अगर डिमोटिवेट वाला फील होता था, क्योंकि सपोर्ट सभी का मिलना तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी थोड़ा अटकलें भी आती है। तो मैं यही सोचती थी कि अगर पुस्तक में लिखा है तो कहीं ना कहीं वो बातें सच है। तो जो बातें सच है वो शायद मैं अगर और ज़्यादा मेहनत करूं, या मैं अपने में कमी खोजती थी कि कोई चीज़ अगर नहीं पार कर पा रही हूँ तो मेरी कमी कहाँ पर है, फिर मैं उसको डबल मेहनत करके उस जगह से पार होती थी। हम्म। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, हम्म। बस मेरे लिए ये तो यही है। मेंटल मेंटली मेंटली स्ट्रांग स्ट्रांग। इज इम्पोर्टेंट। मैम, लड़की के लिए एवरेस्ट हो या कोई भी पहाड़ कॉन्कर करना हम्म। इतना मुश्किल नहीं होता। जी। जितना मुश्किल उनके लिए होता है कि फैमिली का ट्रस्ट, यस। सोसाइटी का प्रेशर, जी। स्पॉन्सरशिप, जी। एडमिनिस्ट्रेशन, यस। बॉडी में पेन्स, जी। और एक बहुत बड़ा चैलेंज पीरियड्स का जो फेस जी। करते हैं वो। तो इसमें से, ये सब में से सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़, चैलेंज जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड लगा है और आपने कैसे डील किया उससे? मेरे लिए सबसे हार्ड था स्पॉन्सरशिप। मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है स्पॉन्सरशिप, जब मैं स्पॉन्सर के लिए एप्लीकेशन ऐसा देती थी, क्योंकि अ, मेरी पहचान में एक है डॉक्टर अजय पटेल जी, वो अभी कोरबा में एनएसएस के हेड हैं। मैं उनसे बात करती थी, भैया से काफ़ी पुरानी जान पहचान है और ऐसे बैक सपोर्ट के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में मेरे काम करते। मैं हमेशा उनको बोलती थी कि भैया मुझे ऐसा ऐसा ज़रूरत है, मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ है, तो मैं कैसे करूँ अब, क्योंकि अपने पास आर्थिक स्थिति तो ऐसे है नहीं कि हम खुद से लगा सकें। तो भैया सिर्फ एक ही बोलते हैं कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे प्रमुख है हमारे ज़िले के हेड। तो ज़िले के एक डीएम होते हैं, तो मैं सिंपल सा अपना एप्लीकेशन हाथ से लिखती थी और मैं वो वहाँ दे देती थी। तो डीएम से मुलाकात होना, ऐसा-ऐसा बताना। तो एक बार जब मेरा स्पॉन्सर की राशि की फाइलें इधर-उधर चल रही थी, तो मैंने अपना फ़ॉलो-अप खुद लिया, खुद अपने ऑफ़िस डीएम के ऑफ़िस जाना या जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ता था, मैंने किसी को हायर नहीं किया या किसी से ऐसा बुलवाया नहीं कि मेरा ऐसा-ऐसा है। मैं खुद जाती थी अपने काम के लिए। एक्चुअल में ऐसा है कि मैं दूसरे के ऊपर, अगर मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं दूसरे के ऊपर मैं उस निर्भर। किसी और के नहीं भरोसे नहीं छोड़ हाँ। सकती। तो ऐसा बोला गया था मुझे कि मैडम आपने गवर्नमेंट से स्पॉन्सर की राशि अकेले निकलवा लिया अगर, तो आपने एवरेस्ट की आधी चढ़ाई तो यहीं कर ली, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। ये मैंने सुना तो मुझे हँसी आई, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ। मेहनत है बस मेरा और ऐसा करके, तो वो मुझे ज़्यादा चैलेंजेस ज़्यादा लगा चैलेंज। जो मैंने पार किया था। दैट्स ग्रेट मैम। एक बात हमने ऐसे जनरली हम सब सुनते हैं कि जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी। तो आपकी पूरी जर्नी में अभी तक की ऐसे कौन से सेक्रीफाइसेस किए या ऐसे कोई त्याग जिसका रिजल्ट आपको सालों बाद देखने मिला हो? ऐसा तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अ, एवरेस्ट की जर्नी में ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखा है कि किसी चीज़ के लिए अगर आप एक बार संकल्प ले लेते हैं, हुँ। तो वो श्योर है कि आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलती है। देगा। और रही बात सैक्रिफाइस या त्याग की, तो मैं उसको बिल्कुल दुःख वाली नज़रों से नहीं देखती और किसी को देखना भी नहीं चाहिए। अगर कोई सोचता है कि किसी को किसी चीज़ का गोल को अपने पाने के लिए सैक्रिफाइस या त्याग करना है, तो आप त्याग और सैक्रिफाइस जैसे शब्द है, उसको मेहनत का ही एक हिस्सा मानें। वो ऐसी चीज़ें हैं, या त्याग सैक्रिफाइस ऐसी अंधियारी है जिसके बाद अपने सफलता का उजाला हमें मिलता है। तो जब तक अंधेरे में नहीं रहेंगे, उजाले का उजाले का। हमें महत्व समझ में नहीं आएगा।
तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे घर के लोग या बहुत सारे लोग जाते फंक्शंस में जाना, शादी में ऐसा करके, हाँ, और बाहर घूमने जाना, मैंने सारा चीज़ बंद बंद कर कर दिया दिया। था। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपने ट्रेनिंग को पीछे नहीं करना चाहती, ट्रेनिंग को कभी स्किप नहीं करना चाहती थी। तो हुँ, जितने भी फंक्शंस है या किसी के घर में जाना, ऐसा कुछ मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था। मैं डिसिप्लिन में हाँ, प्रॉपर। यस, मुझे शुरू से पसंद था हाँ, डिसिप्लिन ऐसा रहूं करके। मैंने बहुत सारे ऐसा सुना था या मोबाइल पे देखा था, विराट कोहली अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखते हैं या कोई भी खिलाड़ी। मैंने पहले भी बताया था, मैं अपने आप को, हम सिंपल से हैं लेकिन मैं किसी भी बड़े खिलाड़ी को छोड़कर मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती। हुँ, तो डिसिप्लिन में किसी को लगता है कि कठिन है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। एक बार आप उस मैदान में आ जाते हैं डिसिप्लिन के, तो सब अच्छा हो जाता है। और हुँ, सैक्रिफाइस और त्याग, उसे बोल सकते हैं, अगर किसी चीज़ को पाना है तो वो मंजिल आपको उसी चीज़ का त्याग मांगेगी जो आपका सबसे फेवरेट होगा। हाँ, तो इस चीज़ को मैंने भी महसूस किया था। मैं खाने के बहुत शौकीन हूँ एक्चुअल हुँ, में। हुँ, हुँ। लेकिन शौकीन होने के बाद भी फिर मुझे ऐसे टाइप का खाना या मेरा डाइट चलता था जो मुझे अब के समय में फेवरेट हो गए हैं। हुँ, अच्छा, हुँ। तो त्याग और सैक्रिफाइस है, वो मेहनत के ही बस हिस्से बस हैं, बस, और इसके अलावा कुछ कुछ नहीं नहीं। है। नाइस। मैम, आपने जैसे बताया था कि आप नेशनल प्लेयर रह चुके हैं मार्शल आर्ट की। मार्शल आर्ट्स में। यस। अ, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जी। मार्शल आर्ट्स, हुँ। कराटे, उसके जी। अलावा बास्केटबॉल, जी, जी, जी। कबड्डी, बहुत सारे जी, स्पोर्ट्स हैं। जी, जी। और एक ये चीज़ है कि जो एक माउंटेन समिट जी। एक है, जी, जी, जी। बहुत डिफरेंस है उसमें। जी। तो आप एक स्पोर्ट्स को और माउंटेनियरिंग को कैसे देखते हैं? हुँ। एक स्पोर्ट्स और माउंटेनियरिंग में अंतर यही होता है कि अगर हम सिंपल स्पोर्ट्स या इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें हम एक सेफ जोन में रहते हैं, या तुरंत कुछ होता है तो हमारे आसपास के लोग हमें हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन माउंटेनियरिंग ऐसा है कि ऑन द फील्ड अगर हम माउंटेन्स क्लाइंबिंग के लिए गए तो वहाँ बहुत सारे लोग तो नहीं, जो हमारे साथ जो शेरपा रहते हैं सिर्फ वही आ सकते हैं। लेकिन एक और भी बात है, अगर हम उम्मीद करें कि हमारा जो साथी क्लाइंबर है वो भी हमें बचाए या हमारा हेल्प करे, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के लिए थोड़े हम दुखी हो जाएंगे। क्योंकि माउंटेन्स में हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आप अपने आप को पहले बचाओ, उसके बाद सामने वाले की मदद अच्छा, करो। तो ये डिफरेंस है कि हम दूसरे खेलों में तो किसी और की मदद कर सकते हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग में पहले खुद सेफ रहो, उसके उसके बाद बाद अपने साथी की, अगर हो सकता है तो। और एवरेस्ट में तो ऐसा है कि अगर हम किसी को मरते हुए देखते हैं, किसी कारणवश अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या हो रही हो, तो उसको बचाने के लिए अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर उसको बचाते हुए हमें कुछ हो गया तो फिर हमारे लिए कोई नहीं है। कोई नहीं। तो दूसरे को बचाने के वजह से अपने आप को खतरे में डालना होता है, ऐसा बोल सकते हैं। हुँ। ये आई थिंक आपने एक्सपीरियंस भी किया है ना? यस। आपके दो एवरेस्ट जर्नी साथी, में आपने 2 साथियों को। यस, लॉस कर गए हम। हाँ, तो ये उस टाइम मतलब आपने कैसे अपने आप को जैसे उस टाइम पे बहुत मैंने सुना था कि लोगों की मृत्यु हो जाती है रिटर्न आने के टाइम पे, ऐसा हाँ, करके, या क्लाइंबिंग के टाइम पे ही। अ, सबसे पहले ये जो डेथ हो जाने वाला काम था, हुँ, जब मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड में थी ना, तो हमारे सिक्किम में इंस्ट्रक्टर थे, असल राय। वो बहुत यंग थे, बहुत स्ट्रांग थे, और उनसे मुझे ऐसा होता कि थकान और असलसर दोनों का कोई संबंध नहीं, कभी मैंने उनको थकते हुए नहीं देखा, हुँ, ना माइंडली रूप से ना फिजिकली। तो जब मुझे पता चला, ये था 15 जुलाई के आसपास 2025 में, ओके, एक इंडिया में एक पीक है नून कून, हुँ, लेह लद्दाख में है शायद। तो 7,000 की पीक है, मुझे उसको क्लाइंब करना था। मैंने ऐसा टारगेट किया था कि मैं बिफोर एवरेस्ट नून कून करूँगी। फिर मुझे पता चला कि वो असल सर है, वो वहाँ गए ना तो फिर वापस ज़िंदा नहीं आए, उनकी अच्छा, डेथ वहाँ हो गई। तब मुझे बहुत डर लगा था कि उस टाइम पे मेरे हाथ-पैर ठंडे हो गए थे कि जो सर इतने यंग थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनकी मृत्यु जब वहाँ हो सकती है तो फिर मैं क्या झीझूँ उनके सामने हुँ, में। वो टाइम अपने आप को सँभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
मैं जैसे ही सोशल मीडिया थोड़ा ओपन हुँ। करती थी, मुझे वो सर का ही सारा कुछ वीडियोस और फोटोज़ दिख जाते थे। मैंने तो अनइंस्टॉल ही कर दिया था, क्योंकि अगर हम्म एक बार मैंने बोला था ना नेगेटिविटी आई, हाँ, वही, मतलब वही बहुत देख मुश्किल होता था हाँ। वो सब। तो मैंने वो सब सोशल मीडिया तो कई महीनों के लिए बंद कर दिया था, ताकि मुझे वो सब ना नेगेटिव दिखे। और चीजें ना और एवरेस्ट के दौरान भी हमने 2 साथियों को अपना हुँ। खोया। जब हम जा रहे थे कैंप 4 से, शाम के 7 बजे हम समिट के लिए निकले थे, तब संदीप आर्य सर को मैंने देखा। संदीप आर्य सर, उन लोग एक दिन पहले निकले थे शाम को 7 बजे। अब दूसरे दिन जब हम वो वापस आ रहे थे, तब उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। अच्छा। स्नो ब्लाइंडनेस मतलब उनको पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया था, और बहुत ज़्यादा आइस में पेन होता है ऐसा बोलते हैं। तो वो जब हम जा रहे थे दूसरे दिन, तब मैंने देखा उनको कि वो ऐसे लेटे हुए थे, और जो शेरपा उनको रेस्क्यू करने गए थे, हुँ। वो वहीं पर थे, कैंप 4 से थोड़ी ऊपर में ही। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो ऐसे किसी मैन को रोते हुए देखना, वो भी बड़े, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था मेरे लिए। कि हुँ। जब अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, मुझे ऐसे लगता है ना कि सभी लोग मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। मैं हम्म मतलब सबसे लास्ट में, मुझे ऐसा लगता था। तो जब मैं सोची कि वो इतने फास्ट थे, हुँ। इतने स्ट्रांग थे, जब इनका ये हाल है तो पता नहीं मेरा तो क्या ही हाल होगा। तो मैंने अपने शेरपा को बोला कि भाई मुझे यहाँ से जल्दी से लेकर चलो करके। तो फिर मेरे शेरपा बोले आप बिल्कुल उधर मत देखिए, क्योंकि लोग थोड़ा 3-4 लोग ऐसा देखने के लिए जुट गए थे हुँ। ना, कोई लोग आ रहे थे या जा रहे थे। तो मैंने अपने शेरपा को बोला कि मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुकूंगी तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई थी वो हम 40 से 45 दिन एक साथ रहे, एक साथ खाए थे, हुँ। ऐसे ही बैठे थे हम, हम्म अगल-बगल बैठना होता था। हम्म वैसे साथी थे, तो मुश्किल था ये वाला पार्ट मेरे लिए पार करना। लेकिन तब भी मैंने फिर वहाँ से जल्दी जाने के बाद फिर मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। हम्म। ऐसा था। हुँ। शेरपाओं को मतलब एवरेस्ट का हीरो माना जाता है हुँ। और उनको मतलब बैकबोन भी कहा जाता है। जी। तो आपने अपने समिट में क्या फील किया और आपका क्या कहना है शेरपा के बारे में? जी, कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई है, जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर कोई क्लाइंबर किसी प्रॉब्लम में फँस रहा है, तो शेरपाओं में ही वो हिम्मत होती है कि उसको ज़िंदा वापस ला सके नीचे, ऐसा। क्योंकि हम अगर सिंपल ग्राउंड लेवल के हैं, उतना हाई में जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर मैं उसको बचाने में जुट गई, तो अगर मैं बचाने में जुट गई उसको, तो फिर मुझे कौन बचाएगा? हुँ। लेकिन शेरपा में उतनी हिम्मत होती है कि वो अपने आप को और क्लाइंबर्स को बचाकर ला बचा कर सकते ला हैं। सके। तो इसीलिए है, और क्योंकि उन लोग माउंटेन्स को अपना घर ईश्वर मानते हैं। ईश्वर मानते हैं। हाँ, तो वो जानते हैं कि अगर हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं बुरा होगा। नहीं। तो हुँ। शायद इसीलिए उनको, क्योंकि हम माउंटेन्स को जानते हैं, लेकिन शेरपा माउंटेन्स को मानते हैं, तो हो सकता है ये हुँ। रीज़न होगा। जैसे माउंटेन्स एवरेस्ट को चढ़ना तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट जी। बट उसको वापस सबमिट करके आते टाइम कैसा रहता है एक्सपीरियंस उतरते टाइम वापस लौटते टाइम उतरते टाइम एक्चुअल में चढ़ने के समय तो जितना एनर्जी चाहिए होता है, तो कोई भी क्लाइंबर की कैसे करके चढ़ जाए, हाँ लेकिन रिटर्न आते टाइम उससे ज़्यादा एनर्जी और उससे ज़्यादा थोड़ी स्थिरता चाहिए होती है, क्योंकि पैर पूरी बॉडी थकी हुई होती है। नीचे उतरते टाइम पैर रुकता ही नहीं है, कई बार से बस अच्छा चलते जाते हैं। लेकिन हम एंकर में रहते हैं तो वैसे सेफ रहता है। लेकिन हमें पहले ही समझाया जाता है कि चढ़ने के समय पे, माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे ज़्यादा हम्म डेथ नहीं होता है, लेकिन उतरते टाइम पे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस अच्छा होते हैं। लोग खुशी के वजह से जल्दी पहुंचना है नीचे, ये एक्साइटेड किए हो होता के है। हाँ क्योंकि थकान बॉडी में इतना ज़्यादा भर जाता है ना, कि हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं नीचे, हम्म और जल्दी जल्दी की वजह से ना हम खुद ही गलती कर गलती कर बैठते हैं। बैठते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जैसे माउंटेनियरिंग के लिए एक्सपेंसिव रहता है बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स, जी, जी, ट्रेनिंग, जी, सबमिट्स। जी। तो अगर आपको कुछ सरकार से मांगना हो, हुँ। तो आप ऐसी क्या चीज़ें मांगेंगे कि क्या या क्या कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस चाहिए हो आपको? तो ऐसी क्या चेंजेस आप करवाना चाहेंगे जिससे छत्तीसगढ़ और बाकी यंग लोगों को पूरे भारत जी। से भी जी, जी, जी। माउंटेनियरिंग के लिए उनके लिए एक अ,
उनको गाइडेंस इजी वे में। गाइडेंस और चीज़ें ईज़ी वे में मिल सके? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो बाकी खेल है, उस बाकी खेल के अलावा भी हमारा जो पर्वतारोहण का गेम है, ये साहसिक खेलों में आता है। तो बाकी गेम की तरह इसके लिए भी पॉलिसीज़ कुछ बननी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो बहुत सारे खिलाड़ी जैसे आर्थिक मजबूती नहीं होती है, हुँ, तो उसके लिए भी अगर बाकी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को अगर सम्मानपूर्वक कोई शासकीय पद मिलता है जॉब के लिए, तो पर्वतारोहियों को भी मिलना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे 2 से 3 फ़ायदे ऐसा मैं गिनाना चाहूँगी, क्योंकि ये दूसरे राज्य में लागू हो गया है और इस खेल में भी लोग आगे आना चाहेंगे क्योंकि किसी चीज़ का सार निकलता है या किसी को हम देखते हैं कि उसको सिंपल सी बात है। अगर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया तो भाई इंजीनियरिंग के बाद खाली घर में तो बैठना नहीं है। हुँ, तो उसके बाद सामने वाला पूछता है कि ठीक है इंजीनियरिंग कर लिया, अब किस कंपनी में या कौन से जॉब करोगे, ऐसा। तो सेम ये भी है, या किसी भी गेम में हम खेलते हैं, कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी है वो भी अप्लाई करता है हाँ, कि अगर नेशनल इंटरनेशनल किया है तो इसके उपलब्धि में मुझे मेरा जॉब मिलना चाहिए। तो सेम चीज़ है पर्वतारोहण भी। अगर पर्वतारोही अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों को भी अगर जॉब मिले तो लोग इससे मोटिवेट होंगे कि जब सामने वाला ठीक है या जैसा भी है तो वो हो जाए करके। तो यही है, सरकार से चाहूँगी कि बाकी स्पोर्ट्स की तरह भी इसके लिए पॉलिसी बने, जो जॉब मिलने का है वो भी हो ऐसा करके, ताकि दूसरे हुँ, राज्य में तो ये लागू हो गया है, हमारे राज्य में हमारे हो जाए तो अच्छी बात अच्छी है। बात है, जी। डेफ़िनेटली। एवरेस्ट सिर्फ़ एक माउंटेन नहीं, एक सर्वाइवल टेस्ट भी होता है। यस, यस। हमारा सोना, हुँ। रहना, खाना-पीना, जी, वॉशरूम जाना, जी। ऑक्सीजन को म म मैनेज करना, जी, जी। ये सब चीज़ें मैम कितनी इम्पोर्टेंट है और किस पे हम आपको किस चीज़ पे हार्ड फेस करना पड़ा? माउंटेन्स पे रहना, सोना, वॉशरूम जाना, इस चीज़ का ट्रेनिंग मैं जब हम ट्रेनिंग के दौरान थे ना, उसी टाइम पे इस चीज़ को बता दिया गया था कि नेचुरल चीज़ों को कभी छुपाना नहीं है अपने गाइड से या अपने इंस्ट्रक्टर से। कैसा भी लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, सबको बताना है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को छुपाएँगे, काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि वॉशरूम का कैसे करना है, ऐसा हुँ, करके। नेचुरल चीज़ को अगर हम छुपाते हैं तो समस्या वहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसीलिए वहाँ बहुत सारे लोग मैंने अभी तक देखा है, बहुत सपोर्टिव होते हैं। माउंटेन पे ऐसा नहीं है कि कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा, और रही बात जान बचाने वाली, वो हिस्सा अलग है और ये रहने-सोने वाला हिस्सा हिस्सा अलग है। अलग है। हाँ, तो बहुत सारे लोग सारे लोग लगभग सपोर्टिव रहते हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। जब हम कैंप 1 में गए तो कैंप 1 में तो ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं। कैंप 2 में खाने का पूरा व्यवस्था था और कैंप 3 में ओनली मैगी, कैंप 4 में तो ओनली चॉकलेट, ऐसे अच्छा। हिसाब था। और सोने के लिए तो टेंट्स रहते थे, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जब-जब कैंप 2, 3, 4 में रहे थे हम कुछ रातें, तो मैं 3 से 4 दिन तक सोई नहीं थी। मैं सोती थी तो पता नहीं ऐसा, जो कि नेचुरल है, नींद नहीं आना, सिर हुँ, दर्द करना नेचुरल है, इस चीज़ को मैं जान रही थी। तो पता नहीं मैं जब लेटती थी स्लीपिंग बैग के अंदर तो मुझे क्या हो जाता था। मैं बैठ जाती थी तो मैं जो हमारा टेंट लगा रहता था, टेंट में जो पोल्स होते हैं, मैं उसी पर टिक कर पूरी रातें काटी है। पता नहीं क्यों ऐसे ही हो जाता था मेरे साथ तो। हुँ, तो सारा चीज़ धीरे-धीरे सर्वाइव करना आ अरे जाता वाह! है। बात है। ये सब चीज़ का अपना अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि हम हुँ, कंफर्ट ज़ोन में और लग्ज़री में तो हमेशा रहते हैं। रहते हैं। लेकिन वैसे माहौल में और वैसी कंडीशन पे बहुत कम रहना होता है, तो हम लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। एन्जॉय करना सभी जगह बिल्कुल अगर लग्ज़री यस। खोजते हैं, तो फिर लाइफ़ फिर बोरिंग हो नहीं जाएगी, हो सभी जाएगी। सुविधाएँ मिलने लगी तो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आपकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं डेफ़िनेटली आपको बहुत सारे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला जी। है। और भी कोई है जिनको आप स्पेशली थैंक यू कहना चाहेंगे इस जर्नी के लिए? हाँ, इस जर्नी के लिए सबसे पहले तो मैं मेरे भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगी। छोटा भाई है, भाई तो छोटा है लेकिन वो काम तो ऐसे फ़र्ज़ निभाता है जैसे हमारे पापा हो। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा बस एक ही फ़ोन जाता है उसको, भाई नीड योर हेल्प, मैं सिर्फ़ इतना ही बोलती हूँ, तो वो बोलता है कि बस कितना चाहिए? यही उसका जवाब होता है। ऐसा, तो मेरे भाई को सबसे फर्स्ट थैंक यू बोलना चाहूँगी, और हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और हमारे जिला प्रशासन, पुरुषोत्तम शर्मा भैया, जो चापा से ही हैं। हुँ, अ,
अगर किसी को थैंक यू बोलना चाहें तो लोग ये समझते हैं कि इसको मतलब क्या बोलते हैं आर्थिक नीड हेल्प होगा, हाँ। दिया होगा ऐसे करके। लेकिन सहायता का मतलब होता है कि वो जिस कंडीशन पे है उस कंडीशन पे मदद करना, ना कि पैसे से कोई मदद हो हुँ, सकता है। बहुत सारा चीज़ या बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें अगर मार्गदर्शन बन के अगर कोई दिखाता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जैसे पुरुषोत्तम शर्मा भैया मैं हम घर में सिंपल से बैठ के ऐसे अगर कोई मुझे देख रहा है कि एवरेस्टर की नज़रों में, हम भैया के घर में बैठ के सिंपल सी बातें करते थे, भैया मैं यहाँ गई थी तो यहाँ इतना खर्च हुआ, हुँ, अब हम ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे, सिंपल सी बात। उस बातों को अब हम याद करते हैं तो हंसी आती है कि हम कैसे सिंपल सा बरामदा में बैठ के बातचीत करते थे हुँ, इस विषय में करके। पुरुषोत्तम शर्मा भैया हो गए, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं जनसंपर्क के रमेश भार्गव जी, हमारे पूर्व डीएम थे जितेंद्र शुक्ला जी, ही इज़ माई फेवरेट डीएम, अभी हुँ। रायपुर में ही है वो। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर कदम पे। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता था उनको कुछ पूछने के लिए, वो हमेशा से ही मुझे बताते थे कि इनके पास जाना ऐसे होना। हुँ, कई बार जो स्पॉन्सर की राशि वो मेरा अटक रहा था तो वो सर ने क्लियर कराया, जबकि वो हमारे यहाँ थे ही नहीं, वहाँ से हुँ, ट्रांसफ़र हो गए थे, तभी सर ने कराया। अभी जन्मेजय महोबी जी हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। तो ऐसा करके कई सारे लोग हैं, मैं नाम लूँ, नहीं लूँ, ऐसा करके तो बहुत सारे लोग हैं। जब मैं एवरेस्ट के लिए निकल रही थी तो मैं आशीर्वाद लेने गई थी प्रशांत तिवारी भैया से। मैंने भैया को बताया था, भैया ऐसे-ऐसे खतरा होता है, आप देखना थोड़ा ईश्वर से प्रार्थना करना। तो भैया ने बोला था कि ठीक है जा, अच्छे से वापस आएगी, मैं श्योर हूँ। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख आपको के मुझे हाँ, लग रहा था कि हाँ, जब सामने से वो मुझे इतना बिलीव कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं अच्छे से करके आऊँगी करके। तो वेरी ऐसा करके इंस्पायरिंग। ईश्वर के साथ-साथ बहुत सारे लोग हैं और जिन्होंने अगर पल भर भी सोचा है कि हमारा चांपा का नाम रोशन हो या छत्तीसगढ़ का नाम रोशन, ऐसा करके वो हर एक पर्सन का मैं थैंकफुल हूँ। नहीं, डेफ़िनेटली एक मैम। बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं हमारे यहाँ से, अविनाश मुरारका जी। अच्छा, उनको मैंने बताया था अपनी परेशानी के बारे में थोड़ा-सा, आई नीड योर हेल्प ऐसे करके। तो वो एकदम वो मुझे देखते थे जिम पे। एक्चुअल में हमारा जिम का टाइम मेरा जाने का तो वैसे ही सबसे आखिरी में जाते थे जिम में। तो वो जिम में ही मिले थे मुझे। वो मेरे वर्कआउट को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। हुँ, तब उन्होंने सामने से बोला था कि अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, तो अगर आपको किसी भी हेल्प की नीड होगी तो आप बताना। तो मैंने हुँ, बताया था ऐसा। तो सर ने एकदम रेडी होके वो उस काम को किया। तो इसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हुँ, नहीं, नहीं, दैट्स ग्रेट मैम। आपने कुछ चीज़ें जो शेयर की वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जी, अच्छी है। इस पे आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जी। जो मुझे समझ में आया हुँ, हुँ। कि थैंक यू नोट जो आपने दिया है सबको, हुँ। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिसने स्पॉन्सरशिप के लिए आपकी हेल्प की हो जी, या किसी से पैसे से की हो। जी, जी। लेकिन आपका जो मेन कहानी थी कि भई मुझे ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से या स्पॉन्सरशिप बिल्कुल। से ही हेल्प करते हैं। जी, जी, जी। आप एक गाइडेंस और एक जी। मोटिवेशन से भी हेल्प करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम आपने बताया। जी, जी, जी। तो मैम आपसे भी ऑडियंस जो देख रहे हैं जी। इस पॉडकास्ट को, हुँ। जो व्यूअर्स हैं, जी, जो छोटे शहर से देख रहे हैं और बहुत सारे सपने देखते हैं, जी, लेकिन उसे फैसिलिटीज़ या कुछ चीज़ों के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं। जी। तो सपने देखना और उसे पूरा करने के बीच में हुँ, जो हुँ। गैप वो पैदा करके रखे हैं, जी। उसके लिए आपका गाइडेंस और आपका मोटिवेशन उनके लिए चाहिए तो? एक ही शब्द अधिकतर जो मैं बोलती हूँ, सपने देखना और सपने पूरा कर पाना या अपने गोल को अचीव कर पाना। दोनों का जो संबंध है होता है, वो जुड़ेगा सिर्फ़ मेहनत से। हुँ, मेहनत का मेहनत के अलावा अपने पास कोई विकल्प नहीं है। तो खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि सिंपल सी मेरे लिए भी सेम ऐसे ही था। सपने देखना जो मैंने देख लिया था, लेकिन सपने देखने के बाद मैंने सपने देखने से पहले या सपने देखते-देखते मैंने जो बुक्स पढ़े थे, वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए। काफ़ी है। हुँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई डॉक्टर इलाज करते हैं, तो डॉक्टर कैसे बनते हैं? पढ़ सिंपल बुक्स को पढ़कर, वो ही कॉलेज में पढ़कर वो बुक्स को पढ़ते हैं। वो पढ़ने के बाद जो ऑपरेशन करते हैं प्रैक्टिस या जो भी,
तबीयत ठीक हो जाते हैं। जब वो पढ़कर बुक में लिखा है तभी तो सही होगा। तो जब वो वाली बातें सही हैं तो जो मैंने पढ़ा है कि सपने कभी छोटे नहीं देखना चाहिए, सदैव बड़े देखना चाहिए और हर सपने सच होते हैं, तो ये बातें भी सही हैं कहीं न कहीं। तो वो मेरे दिमाग में घर कर गई थी। तो खूब मेहनत कीजिए, कोई सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। हर सपने पूरे होते हैं, सिर्फ चाहिए लगन और मेहनत, अनुशासन के साथ और धैर्य के साथ। अगर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसी चीज़ को जल्दी पाने की लालसा है तो वो हम वहाँ पर गड़बड़ कर बैठेंगे। आप आराम से मेहनत करिए, थोड़ा समय लगता है लेकिन हमारे गोल हमें मिल ही जाते हैं। बस खूब मेहनत करें, क्योंकि एक बार हम कहीं लगता है अगर कि नहीं होगा सही, तो अपने आप में एक बार गलती खोजने की कोशिश करें। क्या मैंने जल्दबाजी किया है? क्या मैंने हड़बड़ी कर दिया कि कुछ गलत कदम ले लिए? ईश्वर को याद करके अपने मेहनत पर डटे रहें। बस ईश्वर को यही बोले कि जो मेरे से हो रहा है या मैं कर रही हूँ, वो अच्छा से हो रहा है तो ठीक है, कहीं अटकते हैं तो आप देख लीजिएगा, तो ईश्वर सब संभाल लेते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। मैम एक रैपिड फायर करेंगे। हम्म एवरेस्ट इन वन वर्ड। लाइफ चेंजिंग विक्ट्री। सबसे मुश्किल क्या था, कोल्ड, ऑक्सीजन या साइलेंस? ऑक्सीजन, क्योंकि हर एक स्टेप में ऑक्सीजन नहीं तो कुछ नहीं। अगर एवरेस्ट बोल सकता तो आपसे क्या कहता? एवरेस्ट बोल सकता तो वो बोलता कि मुझ तक पहुँचे हो, मतलब ईगो तो छोड़कर आए हो, लेकिन आफ्टर सबमिट भी घमंड नहीं करना, क्योंकि लौट कर तो उसी जगह जाना है। एक माउंटेन जो दोबारा चढ़ना चाहोगे? एवरेस्ट, वापस? एवरीवेयर, एवरेस्ट फॉरएवर। डर के आगे जीत है, ऐसा कब लगा? जब एक एक कदम हम क्लाइंबिंग के समय बढ़ाते हैं तो हर कदम पे डर है, लेकिन वो डर के साथ साथ आगे बढ़े तो वहाँ पे लगा कि डर के आगे जीत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये लाइन हमने बहुत बचपन में सुनी हुई है जी। और उसको अमिता श्रीवास जी ने कंप्लीट किया है और दिखाया है कि धैर्य, डिसिप्लिन और आपके एक प्रॉपर सबमिट के लिए जो जितनी सारी चीज़ें क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब के साथ अगर आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी छोटी लगने लगती है। पहले एवरेस्ट के पहले आपको अपने आप को जीतना पड़ता है, जो अमिता श्रीवास जी ने जीत के सबमिट कंप्लीट किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. ड्यू रिस्पेक्ट, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी हम सब के लिए और हमारी डेफिनेटली पूरी ऑडियंस के लिए। जी। एंड हम प्रिटी श्योर है कि बहुत सारे माउंटेनियर्स जो कि अभी आगे स्टेप फॉरवर्ड करने वाले हैं, वो आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सीख के इनफैक्ट जाएंगे। हम भी आज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए इस चीज़ को लेके कि यस, ड्रीम्स कैन कम ट्रू। Yeah. सो थैंक यू Thank फॉर you बीइंग so विद much. अस।